नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष। फैसले से रेसलर नाखुश। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। साक्षी मलिक ने किया संन्यास का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में अब चीफ जस्टिस का रोल नहीं। पीएम, केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष की कमेटी करेगी फैसला। सीईसी बिल लोकसभा से पास। लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आज भी 3 विपक्षी सांसद सस्पेंड। विरोध में इंडिया गठबंधन के नेताओं का संसद से विजय चौक तक मार्च। इधर धनखड़ के अपमान के खिलाफ बीजेपी का देश भर में प्रदर्शन। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शानदार रिकवरी। बाजार नीचे से सुधरकर अच्छी बढ़त पर बंद। ऑटो छोड़ बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद। सेंसेक्स करीब 360, निफ्टी 105 अंक चढ़ा। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे अयोध्या। अयोध्या से आनंद विहार के लिए चलेगी वंदे भारत। इधर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मनमोहन, देवेगौड़ा, सोनिया और अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता। ईडी के दूसरे समन को भी केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी। कहा, राजनीति से प्रेरित है कार्रवाई। विपश्यना का भी दिया हवाला। संबित पात्रा ने साधा निशाना। शाहरुख की डंकी रिलीज फैंस को आई पसंद। वहीं रिलीज से पहले ही प्रभास की सालार ने की डंकी से 2 गुना कमाई। विपक्ष के सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया गठबंधन के नेता आज सड़कों पर उतरे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने बैनर और पोस्टर हाथ में लेकर पुरानी संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च किया। इनके हाथों में सेव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक्सपेल्ड जैसे नारों वाली तख्तियां थी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि कल भी विपक्ष की पार्टियां जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगी। संसद में 13 दिसंबर को 2 युवकों के घुस आने और नारेबाजी करने से शुरू हुआ घटनाक्रम अब विपक्ष और सरकार के बीच आर पार की लड़ाई बन गया है। आज खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री सभी जगह बोल रहे हैं लेकिन संसद में नहीं बोल रहे। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। शाह साहब भी वहां पर नहीं आए हाउस में और प्रधानमंत्री नहीं आए। क्या हुआ इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। तो सदन में बताने की चीजें उन्होंने छोड़कर वो वाराणसी में बात करते हैं, डायमंड हाउस में बात करते हैं, अहमदाबाद में, और रेडियो में अब टीवी पर बात करते हैं, लेकिन सदन में बात नहीं करते। ये सदन का अमर्यादा उन्होंने किया। इधर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जाट समाज, संवैधानिक पद और देश का भी अपमान किया है और राहुल गांधी ने वहां खड़े होकर वीडियो बनाया है। प्रदर्शन में राहुल गांधी माफी मांगो, कल्याण बनर्जी माफी मांगो के नारों वाली तख्तियां दिखाई गईं। दिल्ली के अलावा पटना, चंडीगढ़ समेत कई और शहरों में भी प्रदर्शन किए गए। ये मिमिक्री नहीं, ये मौकरी थी। ये एक जाट पुत्र का अपमान था, ये एक किसान पुत्र का अपमान था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का अपमान था। तो बताइए, भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता जो एक भारतीय है वो कैसे व्यथित ना हो ये देख के कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी भूलकर संसद की मर्यादा का उल्लंघन कर कर उसको स्कूल बॉयज की तरह, एक स्कूल की कैंटीन के बाहर जैसे व्यंग तजा जाता है वैसे वहां पर लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। क्या है सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की असली वजह और ये गतिरोध कैसे खत्म होगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इलेक्शन कमिश्नरों की चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत नियुक्ति वाला बिल लोकसभा से पास हो गया है। नए बिल के मुताबिक नियुक्ति पैनल में अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल नहीं होंगे।
अब प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और नेता विपक्ष कमेटी में रहेंगे। डिटेल समझते हैं लक्ष्मण रॉय से। बताइए लक्ष्मण जी, बिल तो लोकसभा से पास हो गया, नियम क्या बने हैं इसमें? देखिए, ये जो बिल लोकसभा से पास हुआ है, इससे पहले राज्यसभा से पास हो गया था। तो कुल मिलाकर कहें तो ये बिल जो है ये संसद से पारित हो गया है। बहुत जल्द इस बिल को नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की नई प्रक्रिया तय हो जाएगी। इस नई प्रक्रिया के तहत कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मिसाल के तौर पर पहले एक सर्च पैनल होगा। अब ये सर्च कमेटी जो होगी, ये सर्च कमेटी पहले 5 नामों का सुझाव देगी। एक पद के बदले में 5 नाम, मिसाल के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम की नियुक्ति करनी है तो उसके एक नाम के आगे 5 नाम का पैनल एक सजेस्ट करेगी और ये सर्च कमेटी होगी। उस सर्च कमेटी के अध्यक्ष होंगे कानून मंत्री और 2 सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। और सर्च कमेटी जो नाम देगी वो नाम जाएगा आपको सिलेक्शन कमेटी के पास और सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। उसमें विपक्ष के एक नेता होंगे और एक केंद्रीय मंत्री होंगे। यहीं पे पेंच फंस रहा था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त को भी रखना चाहिए, क्योंकि एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बातें कही थी, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया जा रहा था। लेकिन सरकार ने इस बिल में जो प्रावधान किया उसके मुताबिक प्रधानमंत्री सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होंगे। और वो सदस्य देखें कि इनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना है, किनको चुनाव आयुक्त बनाना है। 5 नामों को का जो सुझाव सर्च पैनल दिया होगा, उस 5 नाम में से किसी एक को चुन सकते हैं, या फिर वो चाहें तो उन सर्च पैनल के बाहर के भी नाम को भी सुझाव के तौर पर ले सकते हैं, उस पर भी विचार कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सर्च कमेटी ने जो नाम सुझाया उन्हीं की नियुक्ति करे। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि इनके वेतन भत्ते कितने रहेंगे, तो इस पर भी साफ कर दिया गया है कि वेतन भत्ते जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनको मिलेंगे। टर्म 6 साल का रखा गया है। 6 साल के टर्म पूरा करने के बाद दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मान लिया जाए कोई चुनाव आयुक्त बन गया और चुनाव आयुक्त बनने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बन रहा है, तो दोनों मिलाकर के 6 साल की अवधि को काउंट किया जाएगा। तो इस तरह के कुछ नए नियम के तहत अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, जिसको संसद ने मंजूरी दे दी है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे और वहां से 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। बताएं दीपाली। देखिए, सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अयोध्या नगरी को वंदे भारत की सौगात देंगे। जी हां, अयोध्या से आनंद विहार रेलवे स्टेशन के लिए हरी झंडी दिखाई जाएगी वंदे भारत को। न सिर्फ इस रूट पर बल्कि 5 और रूट्स हैं जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या से ही हरी झंडी दिखाएंगे। इसमें कोयम्बटूर से बैंगलोर, जालना से मुंबई, अमृतसर से दिल्ली, वैष्णो देवी से दिल्ली जैसे रूट शामिल हैं। तो जाहिर तौर पर अगर हम अयोध्या से दिल्ली के लिए वंदे भारत की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का उद्घाटन होगा और इस दौरान उम्मीद ये जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में अगर हम अयोध्या से दिल्ली के लिए वंदे भारत की बात करें तो 8 घंटे का ये सफर रहेगा। तो ये जो वंदे भारत है, श्रद्धालुओं के लिए जो रामलला के दर्शन करना चाहते हैं, अयोध्या जाना चाहते हैं, उनके लिए काफी अहम साबित होगी। शुक्रिया दीपाली। और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब विपक्षी नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने खरगे और सोनिया गांधी से मुलाकात कर उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता दिया है। इतना ही नहीं, इस समारोह में आने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता दिया गया है। इससे पहले मंदिर समिति की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं को पहले ही न्योता दिया जा चुका है। अब विपक्ष को न्योता भेजकर राम मंदिर ट्रस्ट ने इसको लेकर होने वाली राजनीति से बचने की कोशिश की है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत होने जा रही है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर और राम जन्मभूमि पर भगवान रामलला की पूजा की। बताया जा रहा है कि सीएम योगी यहां पर एक रिव्यू मीटिंग भी लेने वाले हैं।
और नए साल में अयोध्या नगरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उद्घाटन से पहले हवाई किराया 3 गुना तक बढ़ गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखकर रेलवे भी 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। साथ ही नए साल पर राम नगरी को वंदे भारत की सौगात भी मिलने जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला भव्य मंदिर में विराजमान होंगे तो देश भर से लोग अयोध्या जाएंगे। रेलवे 12 जनवरी से देश के 25 शहरों से 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। दिल्ली से अयोध्या के लिए वंदे भारत की सौगात भी जल्द मिलने जा रही है, जो 8 घंटे में सफर को पूरा करेगी। राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। यही वजह है कि रेल मंत्रालय की तरफ से अयोध्या रेलवे स्टेशन पर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हवाई किराए की बात करें तो गुजरात समेत दूसरी जगहों से अभी से ही अयोध्या पहुंचने के लिए हवाई किराया 2 से 3 गुना तक बढ़ गया है। वहीं देश के प्रमुख शहरों से अयोध्या वाराणसी पहुंचने का हवाई किराया भी 2 से 4 गुना बढ़ गया है। जनवरी में टिकट बुक करते समय किराए में 50 से 75% तक बढ़ोतरी संभव है। अभी अहमदाबाद से अयोध्या का किराया 7,500 से 10,000 तक है। वहीं अहमदाबाद से वाराणसी के लिए 8 से 10,000 चुकाने होंगे। दिल्ली से अयोध्या पहुंचने के लिए हवाई किराया 12,500 है। मुंबई से वाराणसी की फ्लाइट का टिकट 7,500 से 10,000 में होगा। मिडल ऑफ जनवरी में अयोध्या राम जन्मभूमि शिलान्यास होने जा रहा है, जो इंडिया का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा रिलीजियस इवेंट होने वाला है। उसकी वजह से इंडिया से और बाहर से काफी लोग यहाँ आएंगे और उसकी वजह से ये एयरफेयर बढ़ेंगे और मेरे ख्याल से ये मिडल ऑफ फरवरी तक रहने चाहिए। हम अयोध्या राम मंदिर ओपनिंग के लिए जा रहे थे। अभी प्रोग्राम बनाया है लेकिन अभी एयर का टिकट बहुत बढ़ गया है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग। तो अभी प्रोग्राम कर सोच रहे हैं अभी क्या हो रहा है। अगर डाउन होगा टिकट का रेट तो हम जाएंगे। सिर्फ राम मंदिर के उद्घाटन के दिन ही नहीं बल्कि अगले कुछ महीनों तक किराए को लेकर ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। लेकिन श्रद्धालु अपने अपने तरीके से अयोध्या पहुंचने का प्रयास अवश्य करेंगे। अहमदाबाद से केतन जोशी के साथ दीपाली नंदा, दिल्ली। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि वो ईडी के गैर कानूनी समन को नहीं मानते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये समन राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में इस समन को वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है। मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आज जहां केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना था, वहां वो फिलहाल विपश्यना के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले केजरीवाल को ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। वहीं बीजेपी नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कब तक और कहां तक भागेंगे, कानून के हाथ लंबे होते हैं। साथ ही ये भी कहा कि विपश्यना का बहाना अब नहीं चलेगा। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि यदि उसने घोटाला किया है और देश की सेंट्रल एजेंसी उसे बुलाती है तो उसे वहां जाना पड़ेगा, प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, यहां विपासना के पीछे छुपने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कुशासना और विपासना साथ साथ कभी नहीं चल सकता है। यदि आपने कुशासना किया है तो बाद में जेलासना होगा ही होगा। लंबे समय के बाद आखिरकार भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वाराणसी
कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह WFI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष के लिए हुई वोटिंग में 47 में से 40 वोट संजय को मिले, 7 वोट अनीता शोराण को के पक्ष में गिरे। संजय सिंह WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के करीबी माने जाते हैं। इसे लेकर अब फिर से पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुश्ती छोड़ने का ऐलान किया है। साक्षी ने कहा कि सरकार ने हमारी मांगे पूरी नहीं की। और एक बात और कहना चाहूंगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। इधर WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने 11 महीनों में हुए नुकसान की भरपाई करने की बात कही है। ये हमारी जीत नहीं है, देश के पहलवानों की जीत है। ये फेडरेशन अपने लिए नहीं चुनी जाती है, देश के खेल को बढ़ाने के लिए चुनी जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि 11 महीने के अंदर जो कुश्ती का नुकसान हुआ है, खेल की गतिविधि बंद है, नई फेडरेशन तुरंत इस गतिविधि, कुश्ती की गतिविधि को शुरू करे और जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करे। और अब बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में कल की गिरावट के बाद शानदार रिकवरी देखने को मिली। इसी रिकवरी के साथ बाजार निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ। ऑटो सेक्टर को छोड़कर BSE के सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 359 अंक चढ़कर 70,865 पर बंद हुआ। निफ्टी 105 अंक चढ़कर 21,255 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी PSE, मेटल और एनर्जी शेयरों में रही। FMCG, IT और रियल्टी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। और कोविड एक बार फिर से चर्चा में है। कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 की मॉनिटरिंग की जा रही है। पिछले 24 घंटे में 300 से ज़्यादा मामले आए हैं और देश भर में सक्रिय मरीजों की संख्या 2669 हो गई है। कर्नाटक में कोरोना से 2 लोगों की मौत की भी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के आदेश दिए हैं। बाकी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, रोजाना आ रहे कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। अगर एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो अब देश में 2600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हो गए हैं। और खास तौर पर जो चिंता है वो JN.1 सब वेरिएंट को लेकर बनी हुई है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि अब जो भी पॉजिटिव सैंपल पाया जाता है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग जरूर कराई जाए। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही पता लगा पाएगा कि अगर ये किसी व्यक्ति को कोविड हो रहा है तो उसके पीछे कौन सा वेरिएंट है। तो JN.1 वेरिएंट के संक्रमण को भांपने के हिसाब से जीनोम सीक्वेंसिंग को जरूरी किया गया है। इसके अलावा राज्यों के स्तर पर अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड के बाद अब चंडीगढ़ में भी मास्क पहनने की एडवाइजरी जारी की गई है। खास तौर पर भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है और अगर कहीं भीड़-भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी है। तो राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कदम उठा रही हैं। हाल ही में राजधानी दिल्ली में भी एक समीक्षा बैठक की गई कि यहां पर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से तैयार है। अभी की बात करें तो 3 से 4 कोविड के केसेस राजधानी दिल्ली में हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी एक मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 8 महीने बाद गाजियाबाद में कोविड की वापसी हुई है। तो राज्य सरकारों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार को रोजाना बेसिस पर राज्य सरकारें रिपोर्ट भी भेज रही है कोविड की स्थिति के हिसाब से। तो सर्दियां आई हैं इसलिए बीमारी हो सकता है इस वजह से बढ़ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। स्विगी से खाना ऑर्डर करने पर आपको अब ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। जोमेटो के बाद अब स्विगी भी हर ऑर्डर पर कलेक्शन फ़ीस लेने जा रहा है। हालांकि ये फ़ीस रेस्टोरेंट से ली जाएगी मगर अंततः तो कस्टमर्स पर ही आएगी और रेस्टोरेंट्स मालिकों का कहना है कि उन्हें आखिरकार ये रकम उपभोक्ताओं से ही लेनी होगी। डिलीवरी प्लेटफॉर्म और रेस्टोरेंट्स की आपसी खींचतान में एक नया मुद्दा सामने आया है, कलेक्शन फीस का। स्विगी ने हर ऑर्डर पर 2% कलेक्शन फीस लेने का फरमान सुनाया है। ये फीस रेस्टोरेंट के लिए जाने वाले कमीशन के अलावा होगी। जोमेटो पहले से ही हर ऑर्डर पर 1.8% की कलेक्शन फीस लेता है।
इसके अलावा जोमेटो हर ऑर्डर पर 3 रुपए का प्लेटफॉर्म फी भी चार्ज करता है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन NRAI ने स्विगी पर मनमानी का आरोप लगाया है। पहले उन्होंने बोला था कि हम सर्विस इंप्रूव करने कर रहे हैं, पर हम कमीशन इसलिए दे रहे हैं कि उनका सर्विस अच्छा रहे। तो देयर इज नो कोई मतलब ही नहीं है कि उनको ये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़े। दूसरा वो बोल रहे कि जोमेटो पहले से कर रहे थे, आप पहले से नहीं कर रहे थे, पर जोमेटो के कमीशन उस तरह से स्ट्रक्चर थे कि उनमें से कमीशन प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेस सेपरेटली डिफाइंड था। आपने डे 1 से डिफाइन करके रखा है कि हमारा यही मेथड है, हम क्लब करके चार्ज करने वाले हैं। तो आगे जाके ये मेथडोलॉजी चेंज करना है आर्बिट्री, और इसको हम डेफिनेटली उनसे बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रेस्टोरेंट एसोसिएशन कमीशन के मुद्दे पर पहले ही स्विगी और जोमेटो को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ले जा चुका है। अब अगर कलेक्शन फीस के मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है तो फिर NRAI कानूनी रास्ता देख सकता है। दूसरी तरफ स्विगी इसे इंडस्ट्री प्रैक्टिस कहकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। नए साल से ठीक पहले स्विगी की कलेक्शन फीस लेने की घोषणा रेस्टोरेंट्स के लिए तो एक झटका है ही। इस बारे में हमने स्विगी से बात करने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि वो इस कलेक्शन फीस का इस्तेमाल अपने ऑपरेशंस को बेहतर बनाने में करेगी, अपनी डिलीवरी को फास्ट करने में करेगी, लेकिन आखिरकार सवाल वही है क्योंकि ये पैसा अंत में कस्टमर की जेब से ही जाएगा। रेस्टोरेंट मालिकों के पास ONDC जैसे प्लेटफॉर्म को अपनाने का रास्ता भी खुला हुआ है, जहां किसी तरह का कमीशन नहीं है। आपने कभी सोचा है कि इतने सारे चार्जेस की वजह से आपका ऑनलाइन फूड ऑर्डर कितना महंगा हो चुका है? खाने की कीमत के अलावा आप एक ऑर्डर में डिलीवरी प्लेटफॉर्म का कमीशन, टैक्स, डिलीवरी चार्ज, प्लेटफॉर्म चार्ज और वैकल्पिक टिप चुकाते हैं। तो घर बैठे खाना ऑर्डर करने के लिए अपनी जेब और ज़्यादा ढीली करनी होगी। स्विगी ने ये बदलाव मौका देखकर ऐसे वक्त में किया है जब क्रिसमस न्यू ईयर पर तगड़ा कारोबार होता है। रोहन सिंह, दिल्ली। साइबर ठगों ने अब फ्रॉड का एक नया तरीका निकाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना हथियार बनाया। ये ठग AI के मदद से आपकी आवाज़ क्लोन करते हैं। हूबहू आपकी आवाज़ में आपके परिचितों को फ़ोन कर या मैसेज भेजकर ठगी करते हैं। देखिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा की रिपोर्ट। कभी आपको आपके किसी रिश्तेदार या जानकार का दूसरे नंबर से फ़ोन आए और किसी तरह की इमरजेंसी बताकर वो आपसे पैसे मांगे तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए। दरअसल सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए आपके वीडियो से आपकी आवाज़ उठा ली जाती है या फिर आपको फ़ोन करके चंद मिनट बात करके आवाज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर में डालकर ऑडियो क्लिप का रूप दिया जाता है। आवाज़ को क्लोन करने के लिए मात्र 3 सेकंड की वॉइस सैंपल काफ़ी है। वॉइस क्लोनिंग के सहारे क्रिमिनल्स फेक किडनैपिंग दिखाकर अकाउंट तक खाली कर चुके हैं। अब जो ये आवाज़ निकालते हैं AI की मदद से, वो हूबहू आप ही के रिलेटिव की होती है। एंड इस वजह से जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं या हमारे बड़े बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स हैं, वो एकदम से विश्वास कर लेते हैं, उन्हें वो जेन्युइन लगता है एंड वो इमोशनल होके वो मनी ट्रांसफर कर देते हैं। कवर AI, वोसिफाई AI, वॉइस फ्लिप AI जैसे ऐप के जरिए स्कैमर्स काम को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और यूपी के शहरों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। 3-4 सेकंड की ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करें और उसको AI को यूज करके उसमें पूरा का पूरा कन्वर्सेशन बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आवाज किसी और की यूज करेंगे, किसी को कॉल करेंगे और इंसान को ठगा जा सकता है। तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हैकर्स भी अब हाईटेक होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के युग में आपकी समझदारी और होशियारी ही आपको ठगे जाने से बचा सकती है। असीम मनचंदा, दिल्ली। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। डंकी में किंग खान के अलावा तापसी पन्नू, विक्की कौशल, बोमन ईरानी भी लीड रोल में दिखेंगे। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने बनाया है। इस फिल्म को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। फैंस ने फिल्म का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया है। डंकी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए फैंस दीवाने नजर आए। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि फिल्म मेरी सारी उम्मीदों पे खरी उतरी है। सेकंड हाफ में फिल्म बहुत अच्छी है, एकदम आपको बांधे रखती है, एकदम मतलब थ्रिलर लगती है। ऐसा लगता है हाँ कुछ होने वाला, एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट अंदर जागता है। लेकिन वो और जो फर्स्ट हाफ में है वो है विकी कौशल की एंट्री। यही कहना चाहती हूँ कि शाहरुख खान एक सच्चा देशभक्त है और उसने इस तीनों मूवी के जरिए दिखाया है। पठान में भी दिखाया, जवान में भी दिखाया और अभी डंकी में तो सच में उसने तो इमोशनल इतना कुट के भरा है।
कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बहुत सही है, इट्स वॉज वेरी इमोशनल मूवी। आप कितने भी अगर टफ हार्ट हो गए तो आप रोओगे मूवी में। मैं खुद 2-3 बार रोया हूँ मूवी में। साल की सबसे बेहतरीन मूवी साल के एंड में मैंने देख ली है, वो है डंकी। बहुत अच्छी मूवी है। मिशन स्वच्छता और पानी में आइए देखते हैं गोवा की स्वच्छता हीरो रसिका की कहानी, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर राष्ट्रपति और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। मेरा नाम रसिका रविंद्र खांडेपारकर है। मैं पणसा नामक गांव में रहती हूँ। मैं अपने माता पिता की मौजूदगी के बिना ही बड़ी हुई हूँ। मैंने 7वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। फिर सबके कहने पर मैंने शादी कर ली थी। अगले 2-3 साल तक मैं गरीबी में फंसी रही और मेरे पति नशे की लत में जूझते रहे। मैंने मदद के लिए पणसा की पंचायत से संपर्क किया। उन्होंने मुझे खेती के तरीकों से परिचित कराया और मैंने इस काम को सीखा और उसे कई वर्षों तक किया। बाद में मैं स्थानीय पंचायत से जुड़ गई थी और उन्होंने मुझे कचरा संग्रहण में नौकरी करने का मौका दिया। कचरे के साथ काम करने में कोई शर्म ना देखकर मैंने इसे स्वीकार कर लिया। शुरुआत के 3-4 वर्षों के दौरान लोग मुझे अपमानजनक रूप से कचरा वाली कहकर बुलाते थे। उन्होंने ना ही मेरे काम को इज्जत दी और ना ही मेरी परिस्थिति को समझा। इस भूमिका में 3 साल के बाद मेरे पर्यवेक्षक ने मुझसे संपर्क किया और कहा, रसिका, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है। जब मैंने पूछा कि कहाँ, उन्होंने कहा दिल्ली। उन्होंने बताया कि मुझे मेरे काम और प्रयासों के लिए पहचाना जा रहा है और मेरे योगदान को महत्व दिया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए हमसे हमारे ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।